Yes, good evening, everyone. Very good evening to all of you. I hope now the voice is clear. All right, अभी तो आ रही होगी voice. And in fact, what happens is आज थोड़ा सा साउंड के अंदर या वॉइस के अंदर आपको थोड़ा इश्यू आ सकता है. प्लीज आप उसके साथ आज एडजस्ट कर लीजिएगा. कल से ये आपको देखने को नहीं मिलेगा. इट विल बी नॉट मच प्रॉब्लमेटिक फॉर यू. इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा अगर आप कंसंट्रेट करेंगे. यू विल बी एबल टू हियर एवरीथिंग. एंड जो भी मैं कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करूंगा डेफिनेटली आप उसे समझ पाएंगे. We'll keep the class for 1 hour today just because of my health, and I hope you will understand this idea. When voice is low, please make sure you are using your headphones so that you can hear me in a better manner. है ना? चलिए. Okay, great. Thank you so much for whatever you have written. All right. So, अभी नजर लग गई आज, है ना? चलिए. In the previous class, we were discussing about the ideas related to temperature patterns. और टेम्परेचर पैटर्न्स को समझने के बाद हमने आज की क्लास के अंदर जो डिस्कस करना है, इट इज रिलेटेड टू प्रेशर. इट इज रिलेटेड टू प्रेशर. और अगर आप प्रेशर के बारे में सारी चीजें समझ जाएंगे तो इवेंचुअली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सो मेनी कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू क्लाइमेटोलॉजी. राइट? सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, सबसे पहले कुछ आइडियाज रिलेटेड टू प्रेशर हम बात करते हैं. शायद मैंने पिछली क्लास के अंदर भी आपको कुछ हिंट इसके बारे में प्रोवाइड किया था कि प्रेशर क्या होता है. जैसे आप सब लोगों पे मैंने आपको एक बात बताई थी, वहां से शुरुआत करते हैं इसकी. लेट्स से इफ वी डिस्कस अर्थ एज अ सिस्टम, राइट? तो अर्थ के अंदर हमने अगर एक इनपुट दिया इंसोलेशन, then we find the output of this earth is temperature. Output of this earth is temperature. On the other hand, मैंने आपको दूसरा इनपुट बताया था. The second input here would be pressure, and according to the pressure there will be the development of wind system across the globe. Winds जो है वो डेवलप होंगे. कोई दिक्कत नहीं है. If pressure was done in the previous lecture, कोई दिक्कत नहीं है. पहले हम प्रेशर को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं so that आपको बहुत आसानी होगी समझने में कि क्या होता है प्रेशर और उसके बाद विंड का क्या कॉन्सेप्ट है. देखिएगा, when we talk about this pressure kind of a thing, then we realize जो ये प्रेशर है, ये प्रेशर होता है किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर. मान लीजिए यहां पे ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर हवा आके नीचे की ओर गिरती है. हवा आके नीचे की ओर गिरती है तो इस वजह से आपको इस रीजन के अंदर कैसा प्रेशर डेवलप होते हुए दिखाई देगा. यू विल सी द डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर हियर. और इन एनी केस अगर किसी भी रीजन से हवा राइज हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर एरिया से, तब आपको यहां पे कौन सा प्रेशर दिखाई देगा? यू विल सी द डेवलपमेंट ऑफ लो प्रेशर हियर. आई होप यहां तक हमने डिस्कस कर लिया. प्लीज मेक श्योर यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है सबको. प्लीज लेट मी नो. बहुत बढ़िया, ग्रेट. तो यहां से हमने एक चीज जानी कि प्रेशर क्या है. प्रेशर की वजह से अब जहां पे हाई प्रेशर होगा वहां पे चीजें आके नीचे की ओर गिरने लगेगी. जहां लो प्रेशर होगा वहां से हवा राइज करने लगेगी. और जब हवा वहां से राइज करेगी तो इसकी वजह से आपको लो प्रेशर का डेवलपमेंट होते हुए दिखाई देगा. ये चीज जब आपने देखी तब मैंने आपको बताया था इसी प्रेशर का एक आउटपुट होता है, एंड दैट आउटपुट हियर इज व्हाट वी कॉल एज विंड. और इस विंड के आउटपुट को आप इस तरीके से जानते हैं कि जब भी हवा का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, whenever we see the horizontal movement of air, horizontal movement of air, we call it as movement of air, we call it as wind. ठीक है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है
एयर का, उसे हम विंड के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो ये मूवमेंट होगा, इस मूवमेंट ऑफ एयर को हम विंड के नाम से जानेंगे। और ये जो मूवमेंट है जो विंड के रूप में आपको दिख रहा है, इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है। वी कॉल दिस प्रोसेस एज एडवेक्शनल प्रोसेस, वी कॉल दिस प्रोसेस एज एडवेक्शन। सो अगर आपसे आज के बाद आपसे पूछा जाए व्हाट एग्जैक्टली एडवेक्शन इज, तो यू विल रिप्लाई सर एडवेक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच wind moves या air moves from high pressure to the low pressure area, then we refer it as a wind, right? We call it as a wind. ठीक है, एडवेक्शन प्रोसेस के नाम से हम इसे जानते हैं। डन। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस की वजह से कैसा मूवमेंट हुआ? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ। अब विंड और वेव के बीच में क्या डिफरेंस होता है? वेव बहुत ही अलग है। वेव आपको दिखाई देगी पानी के अंदर। वेव ऐसी चीजें हैं जो कि हवा से पानी के ऊपर डेवलप होती हैं। हम सिर्फ अभी हवा की बात कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना तो जिंदा रहते ही हैं इस दुनिया के अंदर कि आपको पता लगे कि विंड का मतलब क्या होता है, राइट? सो इसके बाद एक बात समझिएगा, जब हम विंड की बात करते हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस विंड इज, और विंड के कितने टाइप होते हैं। अगर हमें इस पे बढ़ूं, आपको कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा, आपको कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा। और अगर आप इन चीजों को याद रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टुडे इन दिस क्लास, राइट? अब एक बात समझिएगा, सबसे पहली चीज, अगर मैं आपको कुछ याद करने के लिए बोल रहा हूं तो उसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ रिमेंबर दिस थिंग, राइट? रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम अगर मान लीजिए यहां पे मैं आपको क्या करता हूं, कुछ लैटिट्यूड्स बताता हूं। आपने मेरे साथ लैटिट्यूड समझे हैं क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि ये है 0 डिग्री एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज 5 डिग्री साउथ, दिस इज व्हाट वी कॉल एज 5 डिग्री नॉर्थ। इस क्लास में बैठा हर व्यक्ति एक बात जानता है, 0 डिग्री को हम इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री इज टर्म्ड एज इक्वेटर। जबकि हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन, राइट? एक लैटिट्यूड नहीं, एक एरिया की बात कर रहा हूं। इस रीजन को बोला जाता है इक्वेटोरियल रीजन। इस रीजन को हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल रीजन के नाम से जानते हैं। फिर वी हैव 30 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री नॉर्थ। आप समझ गए होंगे कि लैटिट्यूड और रीजन में क्या होता है। रीजन जो है वो एक एरिया है और लैटिट्यूड एक लाइन है, ठीक है? सो 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच का जो एरिया है उसे हमने इक्वेटोरियल रीजन कहा। 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का जो रीजन है, ये वाला जो एरिया है, ये जो रीजन है, इस रीजन को हम सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। इस रीजन को हम क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल रीजन। बहुत बढ़िया। देन सर 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ का जो एरिया है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं? फटाफट मेरे साथ याद करते चलना है आपने। इस रीजन को सब पोलार रीजन कहते हैं। और फाइनली जो 90 डिग्री के आसपास का रीजन है, 80 टू 95 डिग्री, इस रीजन को हम पोलार रीजन के नाम से जानते हैं। इस रीजन को हम पोलर रीजन के नाम से जानते हैं, राइट? तो आपने ये चीज तो मेरे साथ याद कर ली है, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, आज वॉइस का जो इशू है उसको प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल। तो हमने यहां पे एक चीज समझी कि 0 डिग्री से, यहां पे मैं वापस लिख देता हूं, 5 डिग्री साउथ से लेके 5 डिग्री नॉर्थ, ये जो रीजन है इसे हमने किस नाम से जाना? सर इसे हमने जाना इक्वेटोरियल रीजन के नाम से। 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ, इसे हमने जाना सब ट्रॉपिकल रीजन के नाम से। और ऐसा ही सेम आपको सदर्न हेमिस्फेयर में भी दिखाई देगा। यू विल सी द सेम विद सदर्न हेमिस्फेयर आल्सो, राइट? देन 60 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ के रीजन को हम सब पोलार रीजन के नाम से जानते हैं। एंड अराउंड 85 डिग्री टू 90 डिग्री के रीजन को हम पोलार रीजन के नाम से जानते हैं।
हम किस नाम से जानते हैं? पोलर रीजन के नाम से जानते हैं। अब एक बात समझना, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू शोकेस, ठीक है? लिखना है बेटा, सब कुछ लिखना है, जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं यू हैव टू राइट इट। अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल हो जाएगी इफ यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। आपको इसे याद करना है, अभी आप साथ साथ याद कर लेंगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आने लगेगा। आज कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप उन्हें याद रख लेंगे तो believe me, you will not face any difficulty in the coming times as far as climatology is concerned. आप अगले सेमेस्टर्स में भी जब मुझे मिलेंगे तब भी आपको अगर ये चीजें याद होंगी तो आपको मैं सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा कि कैसे हम इन रीजन के ऊपर इन कंक्लूजन्स तक पहुंचे हैं। For the time being, we just have developed this basic that these are the regions, we call it as these equatorial, subtropical, subpolar and polar region, right? So अगर हम यहां पे बात करें तो क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं और कैसे ये रीजन है। देखिए, मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं जिससे आप थोड़ा सा और अच्छे से इसे समझ पाएंगे। ये हमारी अर्थ है, दिस इज वन पार्ट, हियर वी हैव द अदर पार्ट, देन वी हैव हियर इज द अदर पार्ट, एंड फाइनली वी हैव हियर इज द अदर पार्ट, ठीक है? और ऐसे ही आप सदर्न हेमिस्फेयर में भी देखेंगे, देन यू विल हैव हियर एज दिस बेल्ट, and then you will have here is this belt। थोड़ा सा नीचे रख देते हैं। देखिएगा, इसे हम किस नाम से जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है इसे बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। इसे हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं और वो नाम क्या है मेरे दोस्तों? वी कॉल इट एज प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वी कॉल इट एज प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कैसे है प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट को बोला जाता है, दिस इज इक्वेटोरियल रीजन, दिस इज व्हाट वी कॉल एज सब ट्रॉपिकल रीजन। अभी मैं डोल्ड्रम्स वोल्ड्रम्स सब बता दूं। देन यू विल हैव सब पोलर रीजन एंड देन यू विल हैव पोलर रीजन। साइमल्टेनियसली you will have subtropical region, साथ साथ बनाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। then you will have subpolar region and then you will have polar region। और इनकी मार्किंग अगर हम करें तो ये है 5 डिग्री साउथ, ये है 5 डिग्री नॉर्थ, बीच में है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 35 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 60 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 65 डिग्री नॉर्थ, एंड दिस वन इज 90 डिग्री। Same here, we have 30 degrees south, we have 35 degrees south here, then 60 degrees south, and here we have 90 degrees south। इतना बनाने के बाद हम कैसे बनाए सर? मतलब बेटा, हमने अपने जिंदगी के अंदर जब इवॉल्व हुए तब पेंसिल का निर्माण किया, पेन का निर्माण किया और उसके साथ साथ एक कॉपी भी दी। तो हमने उस कॉपी के अंदर लिखना शुरू किया ताकि हम अपना मानसिक विकास कर सकें। और अगर हम उस कॉपी में नहीं लिख पा रहे हैं या हम भूल गए हैं उसमें लिखना होता है तो हम शायद मानसिक विकास की दौड़ में काफी पीछे रह गए। तो ये बात है, राइट नाउ। अगर ये बात है तो इसके अंदर व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, अब देखिएगा कैसे होता है। इक्वेटोरियल, यहां पे याद क्या करना है, इक्वेटोरियल रीजन जो है, इस रीजन के अंदर वी फाइंड आउट द प्रेशर एज लो। यहां पे कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर है। सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर कैसा प्रेशर है बच्चा? हाई प्रेशर है। सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर है। सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर क्या है? हाई प्रेशर है। सब पोलर रीजन के अंदर कैसा प्रेशर है बच्चा? लो प्रेशर है। और यहां पे भी आपको क्या दिखाई देगा? लो प्रेशर है। देन वी हैव हियर पोलर रीजन के अंदर हाई प्रेशर, यहां पे भी हाई प्रेशर। तो इस तरीके से आपने अगर
देखा तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर से समझे हैं मेरे इस कॉन्सेप्ट को, जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया और पिछली स्लाइड में भी लिखा, उस कॉन्सेप्ट में आपने लिखा कि जो विंड है, विंड इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट of air from high pressure to low pressure। बिल्कुल सही बात है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, हाउ कैसे है वो मैंने आपको बता दिया कि धीरे धीरे करके आप जब अगले सेमेस्टर में पहुंचेंगे तब मैं ये पूरा डायग्राम आपको बना के सिखाऊंगा कि कैसे ये मूवमेंट होता है। फॉर द टाइम बीइंग अगर हम थोड़ा सा इसे याद रख लेंगे तो क्या हमें आगे के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी? यस। तो अगर कोई बोल रहा है तो उसके कहने पे याद रख लीजिएगा, अदरवाइज आपको अगर मैं ये समझाने लगा तो इट विल टेक मी 2 to 3 days। सो फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट दैट दिस अर्थ हैज द डेवलपमेंट ऑफ मेनी प्रेशर बेल्ट्स। और अगर हर जगह पे हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर है, तो क्या इनके बीच में हवाएं चलेंगी? जी हां। तो अब हमें विंड के बारे में जानकारी हासिल करनी है। जब मैं विंड देखता हूं तब देखिएगा कि उससे मुझे क्या चीजें पता लगती हैं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, विंड जो है इसके अंदर दो फैक्टर्स होते हैं जो कि विंड को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स इंपैक्टिंग विंड, बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं बट हमको दो फैक्टर्स हैं जो कि विंड को प्रभावित करते हैं। एक फैक्टर ऐसा है जो विंड की स्पीड को प्रभावित करता है, एक फैक्टर ऐसा है जो विंड की डायरेक्शन को प्रभावित करता है। बेसिकली हवा चल रही है तो हवा आप देखेंगे ना, हवा कितनी स्पीड से चल रही है और हवा किस डायरेक्शन में चल रही है, ये दोनों चीजें होती हैं जो विंड के बारे में हमें जाननी होती हैं। अगर मैं बोलता हूं कि विंड की स्पीड की बात करते हैं, विंड की जो स्पीड होती है, बहुत गौर से ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए यहां पे एक लोकेशन है, यहां पे एक लोकेशन है, यहां हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर है, तो क्या विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी? बिल्कुल सही बात है सर, विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी। अगर इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस देखूं, इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस देखूं, तो दिस प्रेशर डिफरेंस का मतलब होता है दिस प्रेशर, हाई प्रेशर माइनस लो प्रेशर। अगर मैं इनका डिफरेंस देखता हूं, अगर ये प्रेशर डिफरेंस, इफ दिस प्रेशर डिफरेंस इज मोर, बहुत ज्यादा है, तो विंड की जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। स्पीड विल बी मोर। क्योंकि आप खुद समझे, अगर दो लोकेशंस के बीच में प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो विंड फटाफट चलने लगेगी। इस कारण से उसकी स्पीड भी क्या होती है? ज्यादा होती है। और दूसरी बात यह भी तो है कि विंड जनरेट किसकी वजह से हो रही है? इनके डिफरेंस की वजह से ही। जो जनरेशन है इस विंड का, ये जनरेशन है किसकी वजह से? जनरेशन इज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। इसीलिए जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। ये हमें समझ में आ गया। अगर हमें इनके डिफरेंस पता लग गए तो इवेंचुअली हमें ये पता लग गया कि किस एरिया के अंदर कितनी विंड की स्पीड होगी। प्रेशर की जो यूनिट होती है, प्रेशर की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है मिलीबार या बार। बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। इसे हम कभी कभी मिली बार के रूप में या एम बार के रूप में भी देखते हैं, राइट। मान लीजिए मैंने आपको बोला ये एक लोकेशन है जहां पे 1000 मिली बार प्रेशर है, यहां पे आपको 950 मिली बार प्रेशर है। सिचुएशन नंबर ए। सिचुएशन नंबर बी 1000 मिली बार प्रेशर है और 900 मिली बार प्रेशर है। सिचुएशन नंबर बी। तो दोनों में प्रेशर डिफरेंस ज्यादा किसमें होगा? टेल मी,
पास्कल भी होती है, बार भी होती है, एटमॉस्फेयर भी होती है, mmHg भी होती है। हाँ भारती, बिल्कुल सही बात है, ये हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल वाला है। बेटा पास्कल भी होती है, एटमॉस्फेयर भी होती है, mmHg भी होती है और मिलीबार भी होती है। चलो, जिनका आंसर बी है एटलीस्ट वो ये तो जानते हैं कि घटाव कैसे किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पे मैं प्रेशर का डिफरेंस देखूं, प्रेशर डिफरेंस देखूं, तो दिस प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू 100 मिलीबार। यहां पे प्रेशर डिफरेंस देखूं तो ये क्या है, प्रेशर डिफरेंस इज 50 मिलीबार। तो बी में प्रेशर डिफरेंस इज मोर। अगर यहां पे प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो किस केस में विंड स्पीड ज्यादा होगी, इसी केस में विंड स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। विंड स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, राइट। मोर विंड स्पीड विल बी ऑब्जर्व्ड। ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। हाँ जी, एटमॉस्फेयर में भी होती है। चलिए, डन रहा। एक बात तो समझ में आ गई कि विंड स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन प्रेशर डिफरेंस, डिपेंड्स ऑन प्रेशर डिफरेंस। चलिए, अब आते हैं विंड की डायरेक्शन पे। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज द विंड डायरेक्शन। अब हम विंड की डायरेक्शन की बात करते हैं। देखिए क्या होता है, हमारी धरती ना मूव कर रही है। अब एक एग्जाम्पल बताता हूं, आपको गौर से सुनिएगा। व्हाट हैपेंड इज, आप है ना एक झूले पे बैठे हैं, ठीक है, आप एक झूले पे बैठे हैं। उस झूले पे दो लोग हैं जो आपस में बॉल को कैच कैच कर रहे हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी दोनों ने आपस में गेम खेलना शुरू किया कि ए बी की तरफ बॉल फेंकता, बी ए की तरफ, और दोनों बढ़िया अपनी आनंदमय जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, कोई एक दुष्ट आया दिव्यांशु जैसा, उसने क्या किया, इस झूले को घुमा दिया, इस झूले को घुमा दिया। जब ये झूला घूमने लगा तब उसकी वजह से क्या हुआ, तो बॉल तो फेंकी जा रही है, क्या सामने वाले को बॉल मिलेगी, सर नहीं मिलेगी। बॉल क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देगी, राइट। वो क्या कर देगी, अपनी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट कर देगी। सो ध्यान से हम समझने की कोशिश करें। व्हाट हैपेंड इज कि ये मेरे को रोस्ट करना सिखाएंगे, सिस्टम की बात बताएंगे, इनको सिस्टम एक साथ समझा देंगे, टेंशन नहीं लेना। बाकी बच्चों एक साथ सिस्टम कभी मिलेंगे तो समझा देंगे इन्हें। ठीक है, तो यहां पे हमने एक बात समझा कि जब भी कोई चीज रोटेट कर रही होती है, घूम रही होती है, तो उसकी वजह से चीजें सीधी नहीं डिफ्लेक्ट होने लगती हैं, राइट। सो विंड की डायरेक्शन की बात अगर हम करें तो डायरेक्शन में एक चीज देखने को मिलती है कि अर्थ भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी मूविंग ऑब्जेक्ट्स सच एज विंड डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट्स पाथ, अपने पाथ से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये जो अर्थ का रोटेशन है, इस रोटेशन के कारण इसको कुछ क्या कहते हैं, हम इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन। जब हम डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तब हम जानते हैं कि इसकी विंड की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट फोर्स इज समथिंग वी कॉल इट एज कोरियोलिस फोर्स। एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कोरियोलिस फोर्स के नाम से जानते हैं। वी कॉल इट एज कोरियोलिस फोर्स। तो आज के बाद ये बात हमें समझ में आई, वो ये है कि कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से हवाएं अपनी डायरेक्शन में चेंज लाती हैं। हवाएं, हमें लगना चाहिए कि हवा सीधी चलेगी, बट हवा सीधी नहीं चलती है मेरे मित्र, हवा क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है, राइट।
हवा क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है। और इसके डिफ्लेक्शन की वजह से, इसी डिफ्लेक्शन की वजह से हमें हवाएं सीधी चलते हुए दिखाई नहीं देती। ठीक है, चलिए अब हम एक बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहां पे एक बात बताओ कि विंड की डायरेक्शन को प्रभावित करने वाला फोर्स कौन सा? सर इसकी डायरेक्शन को प्रभावित करने वाला फोर्स कौन सा? कोरियोलिस फोर्स, राइट। कौन सा फोर्स? कोरियोलिस फोर्स। ये क्या करता है सर? विंड की डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है। तो अगला सवाल ये आता है, कहां डिफ्लेक्ट करता है? बोले कि अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं, अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं तब ये राइट में डिफ्लेक्ट कर देगी, और अगर आप सदर्न हेमिस्फेयर में हैं तो ये लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर देगी। ये कहां डिफ्लेक्ट कर देगी? लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर देगी। जैसे मान लो यहां पे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और हवा इधर चल रही थी, तो इसका डिफ्लेक्शन कहां हो जाएगा? टुवर्ड्स राइट। ये कौन सा हेमिस्फीयर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और अगर मान लो इधर चल रही है और आप सदर्न हेमिस्फीयर में हैं, तो ये कहां डिफ्लेक्ट कर देगी? टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इस तरीके से हमें कोरियोलिस फोर्स देखने को मिलता है, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। हाँ बेटा फास्टिंग है, बिल्कुल सही बोले हो आप। मैं कहता हूं जो मुझसे पूछ रहा है ना, इनके रीजन बताएंगे, मैं तुम्हें फिजिक्स के फॉर्मूला से इसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा, डेरिवेशन तक बताऊंगा। बस आप इसको याद कर ले मेरे बच्चे, बस इतनी छोटी सी क्या है। हाँ अभी सिर्फ आप लर्न कर लो। बिल्कुल सही बात है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कोरियोलिस फोर्स है ना बच्चा, ये जो कोरियोलिस फोर्स है, दिस कोरियोलिस फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का मतलब क्या होता है? स्यूडो फोर्स का मतलब है ये ना कोई फिजिकल फोर्स नहीं है, नॉट अ फिजिकल फोर्स, नॉट अ फिजिकल फोर्स। अब ये क्या मतलब है इसका? फिजिकल फोर्स का मतलब है जैसे आपने न्यूटन का थर्ड नियम पढ़ा, जहां पे मान लो किसी ने दीवार पे एक मुक्का मारा तो उसके हाथ में दर्द हुआ, तो फोर्स फील हुआ ना। ये फोर्स ऐसा नहीं है, ये फिजिकल नहीं है। बस इतना है, आप ऐसे समझो कि आप आज इस धरती पे हो, बट आप रोटेट तो कर ही रहे हो, अर्थ तो रोटेट कर ही रही है, बट तुम्हें पता थोड़ी चलता है कि अर्थ रोटेट कर रही है। क्यों? क्योंकि आप उस अर्थ के ऊपर हो। बट अगर आप स्पेस में खड़े होके देखोगे तो आपको सारे घूमते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही इन हवाओं के साथ है। मेरे को तो लगता है हवा सीधे से आ रही है, बट अगर बाहर एक व्यक्ति होगा उसको देखने को मिलेगा हवा टेढ़ी आ रही। वो क्यों आ रही है? क्योंकि इस वजह से, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स है, डिफ्लेक्शन है, अर्थ रोटेट कर रही है। इतनी वजह से आपको ये सारी चीजें समझ में आई। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ विंड्स। टाइप्स ऑफ विंड्स बहुत गौर से और प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा, मजा आ जाएगा। टाइप्स ऑफ विंड्स। अब टाइप्स ऑफ विंड्स में हमें क्या करना है? सबसे पहले तीन तरीके की विंड्स होती हैं, इनके नाम याद रखने हैं। तीन तरीके की विंड्स में सबसे पहली विंड होती है जिसे हम प्राइमरी विंड्स, जिसे हम प्राइमरी विंड्स के नाम से जानते हैं, राइट। देन सेकंड वी हैव सीजनल विंड्स, एंड देन थर्ड वी हैव लोकल विंड्स, वी हैव लोकल विंड्स। ठीक है, ये तीन तरीके की विंड्स हैं। और विंड्स कहां से कहां चलती हैं? अब देखो यहां से आ जाओ, इस रीजन में, इस रीजन में आओ। देखो अब अगर मैं जो आपको बनाना सिखा रहा हूं, आप अगर वो सीख गए तो मुझे लगता है आपको ऐसा लगेगा कि यू हैव वॉन द वर्ल्ड। बहुत गौर से बात सुनना। यहां पे आप एक बात समझे, वो क्या था? वो ये है कि प्राइमरी विंड्स जो हैं, इन प्राइमरी विंड्स को हम प्लेनेटरी विंड्स भी कहते हैं। अभी मैं बता रहा हूं क्यों कहते हैं, प्लेनेटरी विंड्स भी कहते हैं। मुझे एक चीज का एहसास हुआ, वो ये है कि सर विंड जो है, विंड जो है, ये विंड हाई प्रेशर से
लो प्रेशर की ओर चलती है। बिल्कुल सही बात है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो आप हमें इस प्लेनेट के ऊपर सारी विंड्स के बारे में बता। मैंने बोला बेटा तू एक काम कर, इस रीजन में आ और मैं कुछ स्टेप बता रहा हूं, उन स्टेप्स को सीख जा। जैसे ही वो स्टेप आपको आ जाएंगे आपकी जीवन आसान हो जाएगा। मैं 4 स्टेप बता रहा हूं, चारों स्टेप्स को देखना है। स्टेप नंबर 1, पहले स्टेप में देखना है आइडेंटिफाई हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरिया। आइडेंटिफाई हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरिया कर दिया। स्टेप नंबर 2, मेक दी प्रेशर डिफरेंस। मेक दी प्रेशर डिफरेंस को मैं डेल्टा पी लिख रहा हूं, प्रेशर डिफरेंस लाइन। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई हेमिस्फेयर। आइडेंटिफाई हेमिस्फेयर, आप आइडेंटिफाई करें कौन से हेमिस्फेयर में है। एंड स्टेप नंबर 4, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, ये 4 स्टेप हैं। अब मैं अप्लाई करके बता रहा हूं और आप मेरे साथ ध्यान से समझेंगे कि कैसे ये अप्लाई होगा। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, आइडेंटिफाई हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरिया। सर दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज लो प्रेशर, आइडेंटिफाई कर लिया। स्टेप नंबर 2, मेक द डेल्टा पी लाइन, प्रेशर डिफरेंस लाइन। सर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जो लाइन है वो मार्क कर ली इस तरीके से, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लाइन है। दोबारा बना देता हूं, मेक दिस लाइन। स्टेप नंबर 3, हेमिस्फेयर। सर हम हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। स्टेप नंबर 4, कोरियोलिस फोर्स। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सर ये डिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स राइट। ठीक है सर, मैं जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है उस डायरेक्शन में खुद को खड़ा कर लिया टुवर्ड्स राइट। राइट की ओर ये डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब टुवर्ड्स राइट। चलनी चाहिए थी सीधी, बट इस तरीके से ये विंड आ रही है, इस तरीके से ये विंड आ रही है। बताओ समझ में आया सबको? कितना सिंपल सा आइडिया है। आज क्लास सर के ऊपर जा रही है सर जी। बेटा दोबारा पढ़ेगा, एक बार याद करता हुआ चलेगा, क्लास सर के नीचे आ जाएगी। फोर्स का इफेक्ट रियल है बट फोर्स खुद स्यूडो है। ठीक है, डन। चलो स्टेप नंबर, अगेन वापस इसी को अप्लाई करते, थोड़ा ध्यान से दिमाग लगा के। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरिया। सर हाई प्रेशर, दिस इज लो प्रेशर, विंड जानी चाहिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, प्रेशर लाइन बना दी, बिल्कुल सही बात है। आइडेंटिफाई हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न, कोरियोलिस फोर्स राइट। अब जिस डायरेक्शन में विंड जा रही है उसके राइट में डिफ्लेक्ट होगी, तो इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट। तो विंड जा रही है राइट से। आई होप इट इज समझ में आ गया होगा। बेटा ये बार बार रिपीट ही कर रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक बार और करते हैं। आइडेंटिफाई हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। कर लिया, हाई प्रेशर ऊपर, लो प्रेशर नीचे, बनाई ये लाइन। इसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया सर कौन से रीजन में हम, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट, जिस डायरेक्शन में विंड जा रही है उसके राइट में। यू कैन सी दिस राइट। ये हो गया, डन रहा। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, दिस इज हाई प्रेशर। जिनको नहीं समझ में आ रहा बेटा, हिंदी तो समझ में आती है ना। इसको हम क्या कहते हैं, हाई प्रेशर। इसको हम क्या कहते हैं, लो प्रेशर। ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करना था, हाई प्रेशर लो प्रेशर हो गया। मेक दी प्रेशर डिफरेंस लाइन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर बना लिया सर। आइडेंटिफाई हेमिस्फेयर, सर सदर्न हेमिस्फेयर। कोरियोलिस फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। अब ये टुवर्ड्स लेफ्ट है तो मतलब
इधर की ओर मूव करेगा, मतलब लेफ्ट की ओर मूव करा रहा है। तो ये हो गया एक भाग, ठीक है। अपने पाथ से क्यों हट गई? क्योंकि बेटा कोरियोलिस फोर्स लगा इस पे। डन। फिर उसके बाद डन, इसके बाद देखो सर, हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर आइडेंटिफाइड। अगला स्टेप सर, अगला स्टेप हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कर दिया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस डायरेक्शन में खड़े हुए, विंड डिफ्लेक्ट हो रही है टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, ये इस तरीके से हो गई। और फिर हाई प्रेशर लो प्रेशर, यहां से आपने देखा ये जानी चाहिए इधर से इधर, बट टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगी सर, इधर घूम गई। तो एक बात बताओ ना, विंड सीधी कब चलेगी बेटा? कभी नहीं चलेगी। तो विद दिस वी गॉट टू नो, कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा पढ़ेंगे ना इस लेक्चर को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बिल्कुल। चलिए, ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आप देखिएगा यहां पे कोरियोलिस फोर्स भी एक्ट करता है। चलो ना, अगर आप इस वर्ड को देखें, प्लेनेटरी विंड्स, प्लेनेटरी विंड्स का मतलब है विंड्स, ऐसी विंड्स हैं, दीज विंड्स, दीज विंड्स कवर द एंटायर प्लेनेट, एंटायर प्लेनेट, दे डेवलप ड्यू टू, दे, साथ साथ लिखते रहिएगा प्यारे बच्चों, दे डेवलप ड्यू टू difference in, difference in pressure across the globe, difference in pressure across the globe, right? Earth has the development of, development of pressure belts, pressure belts. These belts are responsible for, साथ साथ लिखते रहिएगा बच्चा, responsible for generation of winds, generation of winds, right? पता कैसे चलेगा लेफ्ट जा रही है राइट? बेटा पता चलेगा जब आप हेमिस्फेयर से पता लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, डन। लो मैं लिख देता हूं, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट और लेफ्ट डिफ्लेक्शन कैन बी सीन with respect to hemisphere,
ठीक है, कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, NH का मतलब है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड टूवर्ड्स लेफ्ट इन southern hemisphere, and towards left in southern hemisphere. ठीक है, what is the main factor in Coriolis force that it leads to deflection? ऐसे सवाल पूछा करो ना. So the main factor is rotation of earth. rotation of earth. अगर ये धरती ना घूम रही होती तो डेफिनेटली आपको ऐसा दिखाई ना देता. ठीक है, क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं इवेंट्स चलती कैसे हैं. आई होप आई हैव समथिंग इन माय हैंड राइट नाउ. देख लीजिएगा, ये रहा. तो इस तरीके से आपको ये विंड्स चलती हुई दिखाई देंगी. इस तरीके से इन विंड्स चलती हुई दिखाई देंगी. नो, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है. ठीक है, इफ यू वांट टू राइट यू कैन हेयर, लिख लीजिएगा, फिर मैं इसके बाद आगे की बात करता हूं. यू कैन राइट हेयर. ठीक है, इसके अंदर एक चीज और ऐड कर देता हूं ताकि थोड़ा सा और क्लैरिटी ऑफ थॉट हो जाए. वो क्या है देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. अभी समझाता हूं, मजा आएगा फिर. winds are named after the direction they originate from. After the direction they originate from. Let's say, अब आपने यहां पे ये विंड्स देखी, ये विंड्स देखी है. ठीक है, इसको मैं इस तरीके से समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा. मान लीजिए ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर. Here we have इक्वेटोरियल लो प्रेशर. आइडियली कहां से कहां जानी चाहिए विंड? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं. सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन कहां होगा? टूवर्ड्स राइट. राइट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिफ्लेक्शन होगा टूवर्ड्स राइट. इस तरीके से तो विंड जो जा रही है वो किस तरीके से जा रही है? इस तरीके से जा रही है. अगर मैं यहां पे देखूं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. ये विंड जा रही है इस डायरेक्शन में. तो कहां से आ रही है? सर नॉर्थ ईस्ट से आ रही है. तो जहां से आ रही है इसको हम किस नाम से जानेंगे? सर इसका नाम होगा नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स. आपने अपने बचपन में अपने जो बुजुर्ग हैं उनको सुना होगा बोलते हुए कि पुरवैया चल रही है, पछुआ चल रही है ना. जो पुरवैया और पछुआ है, पुरवैया का मतलब है पूर्व से जो चल रही है, यानी कि ईस्ट से जो चल रही है. पछुआ का मतलब होता है जो पश्चिम से चल रही है, पश्चिम से चल रही है, वेस्ट से जो चल रही है. सो दिस विल बी टर्म्ड एज नॉर्थ ईस्टर्ली विंड. दिस इज टर्म्ड एज नॉर्थ ईस्टर्ली विंड. अच्छा, अगर हम यहां पे देखें, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में यहां से देखिएगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस तरीके से जानी चाहिए थी, बट आपको पता है लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी. अब आप इसका नाम बताएंगे कि ये विंड का नाम क्या होगा. इस विंड का नाम बताओ, सोचते हुए बताना. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. इस विंड का नाम बताओ क्या होगा? टेल मी.
बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। विंड चलनी स्ट्रेट चाहिए बट वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। वेरी गुड, समझ गया मैं। दिस इज, जहां से स्टार्ट हो रही है बच्चा वहां से देखना है। कहां से स्टार्ट हो रही है? साउथ ईस्ट से। जहां जा रही है वो नहीं देखना, जहां से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये वर्ड इंग्लिश में ये बोलते हैं ओरिजिनेट, जहां से ओरिजिन होता है, तो इंग्लिश भी सही होनी चाहिए। So we have here is the southeasterly wind. We have here is the southeasterly wind. बहुत बढ़िया। सो अगर आप मुझे कोई पूछे कि सर ये जो परमानेंट विंड्स हैं ये कितने तरीके की होती हैं, इनके बारे में बता दो। परमानेंट विंड्स, sir, these permanent winds are also termed as, these permanent winds are also termed as primary winds. They are also termed as planetary winds. सर इसको प्लेनेटरी विंड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सर ये पूरे प्लेनेट पे चलती हैं, पूरे प्लेनेट पे चलती हैं, इसलिए इन्हें प्लेनेटरी विंड्स के नाम से जाना जाता है। अगर आप प्राइमरी विंड्स और प्लेनेटरी विंड्स देख लिया आपने, इसके बाद आप देखिएगा इसके अंदर आपको एक तरीके की विंड तो आपको इस तरीके से दिखाई दी, जिसको हमने बोला सर नॉर्थ ईस्टर्ली एंड साउथ ईस्टर्ली विंड्स। नॉर्थ ईस्टर्ली एंड साउथ ईस्टर्ली विंड्स। तो आप यहां पे समझ सकते हैं ये कौन सी है नॉर्थ ईस्टर्ली, ये कौन सी है साउथ ईस्टर्ली। ये वाली विंड का नाम बताएं। थोड़ा सोच के बताना। साउथ वेस्टर्ली, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज साउथ वेस्टर्ली विंड। इसका नाम बताओ। वेरी गुड, नॉर्थ वेस्टर्ली, इसका नाम है नॉर्थ वेस्टर्ली। इसका नाम बताएं। बहुत बढ़िया, इसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्ली और इसका नाम क्या है साउथ ईस्टर्ली। तो इस तरीके से परमानेंट विंड के रूप में हमारे पास तीन तरीके की विंड हुई, नॉर्थ ईस्टर्ली एंड साउथ ईस्टर्ली विंड्स। इन विंड्स को जो यहां पे आपको डेवलप होते हुए दिखाई दे रही हैं, इन विंड्स को मैंने विंड नंबर 1 लिखा। Here we have the second type of wind, point number 2, and here we have point number 3. Point number 3. अब यहां से एक बात समझ में आई, ये कौन से रीजन से चल रही है? पोलर रीजन से, इसीलिए इसे पोलर ईस्टर्ली कहते हैं। अदरवाइज तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, कि आप बोलोगे सर नॉर्थ ईस्टर्ली विंड है, ये भी नॉर्थ ईस्टर्ली है, ये भी नॉर्थ ईस्टर्ली है, तो किसको नॉर्थ ईस्टर्ली बोलूं? तो बोले कि जो पोल में है उसको पोलर ईस्टर्ली बोल दो, राइट? यस, वेरी गुड। सो नॉर्थ ईस्टर्ली एंड साउथ ईस्टर्ली विंड जो पॉइंट नंबर 1 है, उसे ट्रेड विंड्स भी कहते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं? ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं। सेकंड, जो हमारी साउथ वेस्टर्ली एंड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स हैं, इन्हें हम अकेला वेस्टर्ली विंड्स के नाम से जानते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? वेस्टर्लीज। और तीसरा जो पोलर रीजन में है उसे बोला जाता है पोलर ईस्टर्ली। उसे हम क्या बोलते हैं? पोलर ईस्टर्ली। दीज आर दी परमानेंट विंड्स। बस दैट्स इट, इतना ही याद रखना था।
हाँ बेटा, एक बार के लिए कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप दोबारा इसे रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाले परमानेंट है तो ये सेम रहेंगे। ठीक है, डन, ऑल क्लियर, ग्रेट। सो आपने यहां पे एक तरीके की विंड्स देख ली जिन्हें हम प्राइमरी विंड्स, प्लेनेटरी विंड्स के नाम से जानते हैं। और प्लेनेटरी विंड्स को आपने अभी बोला सर ये परमानेंट विंड्स भी होती हैं क्योंकि परमानेंटली चलती हैं। फिर आता है सर दूसरे तरीके के विंड्स जिसको हम सीजनल विंड्स कहते हैं। बस इसमें एक ही नाम याद रखना है, सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स, राइट। इसका एक एग्जाम्पल है और इसका एग्जाम्पल जो है उसे हम कहते हैं मॉनसून। जो भारत में आता है ना उसे हम मॉनसून कहते हैं, वो एक सीजनल विंड है क्योंकि दे चेंज देयर डायरेक्शन। या इसको ऐसे लिख दो, ये बस इसको इतना ही याद रख लो कि मॉनसूनल विंड्स को हम क्या कहते हैं, सीजनल विंड्स कहते हैं। और एक विंड्स होती हैं जिन्हें हम लोकल विंड्स के नाम से जानते हैं, लोकल विंड्स के नाम से जानते हैं, राइट। इम्पैक्ट द लोकल रीजन, पूरे धरती को इम्पैक्ट नहीं करती है, एक लोकल रीजन को इम्पैक्ट करती हैं। और रन, या इसको ऐसे देख लो, ब्लो इन अ पर्टिकुलर सीजन। किसी एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ये ब्लो करती हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के रूप में यहां पे याद रखना है लू। आप देखो, लू भारत के अंदर सिर्फ जो हमारा ये नॉर्दर्न एरिया है इस एरिया को प्रभावित करती है। और सिर्फ कब प्रभावित करती है, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया को प्रभावित करती है। और सिर्फ कब प्रभावित करती है सर, सिर्फ समर्स में प्रभावित करती है। इसलिए हम इसे लोकल विंड के नाम से जानते हैं। और भी बहुत सारी लोकल विंड्स होती हैं, पूरा, मिस्ट्रल, सिरोको, हर्मेटन, राइट। सो दीज आर द सीजनल विंड्स एंड द लोकल विंड्स। तो विद दिस हमने एक चीज समझ ली कि ओवरऑल ओवरऑल जो ये एस्पेक्ट है, इस एस्पेक्ट से हमें पता लगा प्रेशर बेल्ट का एग्जिस्टेंस होता है और उस प्रेशर बेल्ट के कारण कुछ हवाएं चलती हैं। इन हवाओं को हमने तीन भागों में क्लासिफाई किया। हवाओं को प्रभावित करने वाले फोर्सेस को भी देखा, राइट। टोर्नेडो नहीं होता बेटा, टोर्नेडो इज समथिंग विच इज फाउंड इन द अमेरिका, है ना, अमेरिका में मिलता है चिनूक। अच्छा, अगर आपको लगता है प्राइमरी विंड्स कब चलती है, प्राइमरी विंड्स पूरा साल भर चलती है, प्राइमरी विंड्स पूरा साल भर चलती है, इसलिए उसको परमानेंट विंड्स कहते हैं। लोकल विंड्स के और एग्जाम्पल हैं, ये आप होमवर्क के रूप में पढ़िएगा, सिरोको, हर्मेटन, बोरा, मिस्ट्रल, सेंटा एना, चिनूक, जोंडा, पॉइन, एटसेट्रा। अभी भी एटसेट्रा लिखा है, मतलब और भी बहुत सारी हैं, तो आप इनको ठीक है। प्राइमरी विंड्स आर बेटा आज आज बस इसको पढ़ लो, कल मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। वी आर डन विद द मेजर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेटोलॉजी। कल आपको क्वेश्चन लेके आऊंगा, बस एक बार आप इसको आज आज के लिए दोबारा रिवाइज कर लोगे। ये जो भाग है, दिस प्रेशर बेल्ट, आपको मैं बता देता हूं, ये जो प्रेशर बेल्ट है, दिस प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड इज, दिस इज द पार्ट ऑफ, दिस इज द पार्ट ऑफ ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, पार्ट ऑफ ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। किसी ने पूछा ना, उसको बता रहा हूं, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन।
नेक्स्ट सेमेस्टर में सारे कारण, हर विंड का रोल। महाराष्ट्र में बहुत कम जगह पे आपको दिखेगा, ठीक है। टोर्नेडोज होते हैं कलकत्ता के आसपास होते हैं, लोकल रीजन की वजह से नॉर्थ इंडिया में ही दिखती हैं। हाँ, पहाड़ों में भी चलती है लोकल विंड, अलग अलग नाम से जानते हैं। प्रीति को बताओ भाई, आस्था कहां से है? बस अगर स्टेप याद रख लोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अक्रम, सब कुछ बताने के लिए मुझे आमादा मत करो। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर को हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। चलो, एक व्यक्ति ने पूछा था, सर डोल्ड्रम्स किसे कहते हैं? जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर का रीजन है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर का जो रीजन है, इसे हम डोल्ड्रम्स कहते हैं। और जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का रीजन है, इसे हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, इसे हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। चलिए भाई, इसको एक्टर बनाओ, पिताजी को फोन करो इसके, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़े। ये आपने विंड्स पढ़ा। इसके बाद जो थर्ड हमारा फैक्टर है, इसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। थर्ड फैक्टर जो है, इसे हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। ये थर्ड इनपुट है। देखिए, मैंने आपको पहली क्लास के अंदर कुछ एस्पेक्ट्स बताए थे, दैट वाज रिलेटेड टू साइक्लोन्स। पहले बेटा ये तो समझ लो, साइक्लोन्स फिर समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अगर आप यार इनके कमेंट्स देखना जरा, और दिव्यांशु सोनी के पेरेंट्स को फोन मिलवाना है। आप इनका नाम नंबर नोट करके, आप इनका नाम नंबर नोट कर लीजिए, आईडी वगैरह देख के, और इनका जो भी रिफंड होगा करके इनको रिमूव कर दें क्लास से, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले आपको छोड़ देंगे। अब हम क्या करना चाहते हैं? अब हम देखना चाहते हैं ह्यूमिडिटी को। ह्यूमिडिटी के लिए पहले पिछली क्लास के अंदर हमने एक चीज देखी थी, वो था वाटर वेपर। वाटर वेपर, मान लीजिए अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत गौर से समझिएगा। वाटर वेपर, अगर मान लो यहां पे कोई एक सरफेस है, यहां पे एक सरफेस है, इस सरफेस के इस सरफेस के ऊपर कोई हवा का पार्सल है, एयर का पार्सल है, और इस एयर पार्सल के अंदर कुछ वाटर के वेपर हैं, कुछ वाटर के वेपर हैं। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? इस हवा का जो वॉल्यूम है, मान लीजिए इस हवा का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन वाटर वेपर इन गिवन एयर पार्सल, इन गिवन एयर पार्सल। ये कोई एयर का पार्सल है, उसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी को एक चीज से समझा जाता है जिसे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। अभी समझना इस बात को, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। आप किसी दिन कहते हो ना आज बहुत ह्यूमिड है, उसका मतलब क्या होता है उसको समझो। मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर यू हैव, दिस इज द एयर पार्सल। ये मैंने बोला आपको कि ये एक एयर पार्सल है, ठीक है। यहां पे सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर दिस इज एयर पार्सल, राइट, एयर पार्सल। इस एयर पार्सल का, इस एयर पार्सल का जो वॉल्यूम है, इस एयर पार्सल का जो वॉल्यूम है दैट इज 1 मीटर क्यूब, ठीक है सर। इसके अंदर किसका प्रेजेंस है सर? वाटर वेपर का। कितने ग्राम है? मैंने बोला लेट्स से 20 ग्राम, ठीक है। तो यहां पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होगी सर? 20 ग्राम्स पर मीटर क्यूब
would be the absolute humidity. 20 ग्राम पर मीटर क्यूब would be the absolute humidity. ठीक है, अब देखिएगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब है वेट ऑफ वाटर वेपर। जो पानी वाटर वेपर है उसका कितने ग्राम, वेट वाटर वेपर इन ग्राम्स, ग्राम्स में पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर पार्सल, वॉल्यूम ऑफ एयर पार्सल, इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। 1 मीटर क्यूब हवा के अंदर कितना कितना वाटर वेपर का प्रेजेंस है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के नाम से। अब अगर मान लो किसी दिन आप कहते हैं ना ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसका मतलब उस दिन वाटर वेपर का अमाउंट ज्यादा है। मान लो मैं आपको 2 कंडीशंस देता हूं, यहां पे आप बताइएगा ह्यूमिडिटी कहां ज्यादा होगी। ठीक है, आप बताइएगा, ये 2 सिचुएशन है। ठीक है, इन दोनों सिचुएशंस में यहां पे है 20 ग्राम पानी और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, यहां पे 30 ग्राम वाटर वेपर और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। सो पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, वेयर वुड यू फाइंड मोर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? पार्सल है, पार्सल। फेयर इनफ। सो नाउ वी रियलाइज दैट ये जो एरिया है, ये जो पार्सल है, यहां पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज मोर, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज मोर, ह्यूमिडिटी इज मोर। मतलब ये है, एक बात बताओ, अब क्या होता है, आपको मैंने एक बात बोली थी पिछली क्लासेस के अंदर, वाटर वेपर, वाटर वेपर का अगर टेम्परेचर कम होगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को सर हम कंडेंसेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन से क्या बनते हैं सर, कंडेंसेशन से बनते हैं बादल, और बादलों से क्या होती है, रेनफॉल, बादलों से क्या होती है, रेनफॉल। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे क्या होती है, रेनफॉल। तो अब एक बात समझो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लो मैंने बोला एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज मोर, इट मींस वाटर वेपर इज मोर, और अगर किसी कारणवश टेम्परेचर कम हुआ, कंडेंसेशन हो गया, तो क्लाउड बन जाएंगे, तो रेनफॉल का अमाउंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि जो ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, वो बेटा आपको बाद में समझाएंगे हाई प्रेशर लो प्रेशर कैसे होगा। क्या मैं कह सकता हूं, विद दिस वाटर वेपर, इस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से हमें पता लगता है, विल बी एबल टू नो, विल बी एबल टू नो अबाउट रेनफॉल, टू नो अबाउट रेनफॉल। अब प्यारे बच्चे सब लोग जवाब देंगे। बेटा राखी साहू, क्लास नोट्स लिखना है या डेली क्लास नोट? बेटा तू दोनों मत लिख, क्लास छोड़ दे बस। ठीक है, एयर पार्सल का मतलब होता है ये हवा का इतना सा एरिया, इसको एयर पार्सल कहते हैं। ठीक है, वाटर वेपर और टेम्परेचर का क्या कनेक्शन है बेटा, पिछली क्लासेस देखो। ठीक है, क्या क्लाउड्स गिर भी सकते हैं सरफेस पे? भाई मैं कहता हूं गिरे, यहां पे गिर जाए क्लास बंद हो जाए भाई, तुम तैयारी छोड़ दो बस। चले तो
इन माय ओपिनियन तुम्हारे जितना मानसिक विकास तुम्हारा अभी हुआ है उसके लिए दिस इज सफिशिएंट। एक बार इसको पढ़ के रखिएगा। कल की क्लास के अंदर विल टॉक अबाउट द फर्दर एस्पेक्ट्स, जो हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा इसे दोबारा पढ़ेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे, यूट्यूब पे एनिमेशंस देखेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा। एंड इनके जो भी एक्सप्लेनेशन पार्ट हैं, माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज बिलीव मी, I'll give you the explanation of each and everything in the next semester. And I hope, I know one thing, I will be there in the next semester. I don't know whether you will be present or not. But yes, those who will be attending the classes in the very next semester, they will be able to understand that yes, I have explained everything that I have discussed. If you will try to remember things that I have asked you to do so, please, you are going to learn lot many things out of it. अंडरस्टैंड करें कि आपको कई बार ऐसा होता है कि हमेशा हर चीज का एक्सप्लेनेशन पहले नहीं समझ में आता। पहले हमें अगर उसको याद कर लिया हमने, तो उसको हमें बहुत आगे के कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाते हैं तो अपने आप एक्सप्लेनेशन खुद से डेवलप भी हो जाता है। तो इतना मेरा विजडम प्लीज आप मानिए कि अभी के लिए जिस लेवल पे हम हैं, आई एम केटरिंग दो स्टूडेंट्स हु जस्ट डू नॉट नो इवन द पार्सल, एयर पार्सल क्या होता है। तो मेरे लिए तो इट इज समथिंग विच इज लोएस्ट ऑफ लोज ऑफ माई लाइफ टू cater such students. But still, in any case, if I am giving my 100%, make sure you are just here to learn things rather than writing in the chat section and मैं देख भी नहीं पाता हूं और रेलेवेंट कमेंट्स उसमें क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं, है ना। तो ठीक है। हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट रेनफॉल टुमारो? जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारा सबसे पहला भाग रेनफॉल का ही होगा मेरे दोस्त। सबसे पहले हम रेनफॉल को ही देखेंगे। आप खुद समझो, जिस दिन हमें लगता है कि बाहर बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, उमस बहुत ज्यादा है, उस दिन चांस होते हैं ना बारिश हो जाए। वो क्यों होता है? क्योंकि जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो हवा के अंदर वाटर वेपर ज्यादा होता है। यही तो हमने समझा कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? उस हवा के अंदर क्या है? वाटर वेपर ज्यादा है। अगर आपको पार्सल समझ में नहीं आया तो आप माने कि एयर का एक टुकड़ा है, उसको मैंने पार्सल बोला। जैसे आपके घर पे पार्सल आता है ना, अमेज़न का एक छोटा सा बॉक्स आता है, वैसे ही एयर का एक छोटा सा बॉक्स मैंने कंसीडर किया। सारी हवा कंसीडर कर लूंगा तो हवा के अंदर आप भी उड़ जाओगे ना। तो आपको तो उड़ना नहीं है। आप अगर धरती पे रहना चाहते हैं तो आपको उसे एक बॉक्स के रूप में समझना है। अगर मान लो किसी ने इस पूरे के पूरे पार्सल को एक बॉक्स के रूप में बनाया है और 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लिखा है, तो थोड़ा सा तो हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम समझ सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज, राइट। सो प्लीज, एंड आई वांट टू आस्क अदर्स एज वेल, क्या ये जो व्यक्ति यहाँ पे जो चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, क्या ये अगली क्लास में भी ऐसा ही बिहेव करते हैं? एंड आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं दिव्यांशु की बात कर रहा हूं। अगर ये ऐसा ही बिहेव करते हैं तो थोड़ा सा मुझे वक्त लगेगा, बट ये 100% आगे से इस चैट बॉक्स में नहीं होंगे, ये आई विल मेक श्योर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल मेक श्योर ये कल से ना हो। एंड ब्लॉक नहीं, इनके पेरेंट्स तक बात करते हैं, तब पता लगेगा क्या होता है ना। चलिए, विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड आई होप यू विल रिवाइज इट थरली। बाय बाय गाइस।